हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जून 2024 की मैगजीन को कवर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका अभी इसके पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गए। पूरे टॉपिक के संदर्भ में जैसे कि जो आपके मेजर टॉपिक होते हैं, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, उसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके बाद आपका अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बाद आते हैं आपकी सुरक्षा, सुरक्षा के बाद पर्यावरण, पर्यावरण के बाद आपकी सामाजिक मुद्दे, फिर आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके मेजर टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गए। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका संस्कृति रहेगा। संस्कृति के साथ साथ नीति शास्त्र और सुर्खियों में रही योजना, सुर्खियों में रहे स्थल और सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। तो इसके संदर्भ में आपके मेजर टॉपिक होंगे। तो इन टॉपिक के साथ ही आपकी ये मैगजीन भी फिनिश हो जाएगी। जब ये आपकी मैगजीन फिनिश हो जाएगी तो फिर आपकी जुलाई 2024 की मैगजीन आएगी। फिर इसके बाद आपके जो पिछले की मैगजीन बची हुई है उनको कंटिन्यू किया जाएगा। आपको बता दें कि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब आता है सबसे पहले इनके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो आपका ये संस्कृति है, तो संस्कृति के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक है। तो टॉपिक के संदर्भ में बात की जाए तो पहला तो आता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर। दूसरा आता है नालंदा विश्वविद्यालय। फिर आती है संक्षिप्त सुर्खियां, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, ज्योतिर्मठ या जोशीमठ के बारे में, स्वामी विवेकानंद, बाविकोंडा मठ के बारे में, कोझिकोड के बारे में जो कि भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना हुआ है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में, यूनेस्को का प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार जो कि 2023 है उसके बारे में। फिर नीति शास्त्र के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें विशिल ब्लोइंग की नैतिकता, सिविल सेवा की परीक्षा में धोखाधड़ी का होना, सुर्खियों में रही योजनाएं आती है, सुर्खियों में रहे स्थल और सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये प्रमुख स्कीम है। स्कीम के संदर्भ में आपके टॉपिक है। चलिए तो एक एक करके एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक आता है देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो अब ये टॉपिक आया है, तो टॉपिक के संदर्भ में ये कि एक तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर वैसे भी फेमस है। तो अब फेमस तो है ही, एक महान विभूति तो है ही। तो उसके साथ ही ये देखना होगा कि इनका अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है जिसके कारण ये सुर्खियों में बनी रही। अब सुर्खियों में बनी रही है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इनका जो हाल फिलहाल में जो इनके 3-4 साल के कार्यकाल, मतलब कि जो ये 3-4 साल का कार्यकाल रहा, उसमें क्या क्या इनके नाम पर क्या बदलाव किए गए, और फिर बाद में साथ ही साथ ये कि इनके द्वारा कौन से मंदिरों की स्थापना की गई, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर ये कोई भी टॉपिक आपका सुर्खियों में रहता है तो इससे रिलेटेड आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो रहता ही है, साथ ही साथ जो 3-4 साल का जो घटनाक्रम रहता है उससे रिलेटेड भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अभी हाल ही में 31 मई को इनका 2024 में मालवा राज्य में होलकर रानी रानी अहिल्याबाई देवी होलकर की 299वें जन्म दिवस पर इनको याद किया गया। तो इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? इनका जन्म दिवस आपका 31 मई 2024 को मनाया जाता है, जो कि मालवा राज्य की होलकर रानी है। कौन है? देवी अहिल्याबाई। और उनका कौन सा जन्मदिन मनाया गया? 299वां जन्मदिन मनाया गया। उसके उपलक्ष्य में इनको याद किया गया। अब आता है कि इनके संदर्भ में इनके बारे में इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता, पति, ससुर का मतलब पूरे इनका एक बायो देख लेते हैं कि किस तरीके के इनका क्या रहे। तो जैसे सबसे पहले आती है देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जो समय काल दिखाया गया है वो 1725 से 1795 तक। उनका जन्म जो हुआ था वो 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी गांव में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था वह मनकोजी सराव सिंधी था, पति का नाम खंडेराव होलकर और ससुर का नाम मल्हार राव होलकर, जो कि होलकर वंश के संस्थापक थे। वे पेशवा बाजीराव के एक अधिकारी थे और उन्हें चौथे और सद्वेश मुखी वसूलने के लिए मालवा में तैनात किया गया था। अब मालवा की रानी ये कब बनी, उनके संदर्भ में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले वो अपने पति की मृत्यु के बाद मालवा की शासक बनी थी। और उनके पति 1754 में कुंभेर के युद्ध में मारे गए थे। और उनके जो दत्तक पुत्र तुकोजी राव होलकर थे, उन्होंने अपनी सेना का सेनापति उन्हें नियुक्त किया था और उन्होंने मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो ये मध्य प्रदेश में जो महेश्वर है वह उन्होंने होलकर वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो इनका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो काफी प्रभावशाली रहा है। तो अब इनके योगदानों के बारे में देख लेते हैं। तो योगदानों में सबसे पहले तो आता है मंदिरों के पुनर्निर्माण को लेकर। जो आपका ये प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, उनका इन्होंने पुनर्निर्माण कराया।
और इन्होंने जो काशी विश्वनाथ मंदिर है और ओमकारेश्वर मंदिर जो है, उनका जीर्णोद्धार करवाया। तो इनके संरक्षण में ही ये प्रमुख कार्य किए गए। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर है, उनका पुनर्निर्माण कराया और जिसके साथ साथ गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इस तरीके से इनका सबसे ज्यादा मेजर रोल इसमें हो जाता है, क्योंकि ये आपका जो वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण कराया। साथ ही साथ आपके प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। और उसके बाद देखा जाए तो ये जो दोनों शिवलिंग है, मतलब कि दोनों मंदिर है, वो आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से आते हैं। तो आपका जो अरब सागर के किनारे गुजरात तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर है, जो पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, उसे महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में हमला किया था। इसके बाद दिल्ली के सुल्तानों ने 1297 ईस्वी और 1394 ईस्वी तक, तथा औरंगजेब ने 1706 में इन पर हमला किया था। तो ये सोमनाथ मंदिर जो है, तो इसके अंतर्गत इसमें देखा जाए तो इसमें एक प्रमुख शासकों ने इस मंदिर पर हमला किया था। और एक आपको बात याद रखनी है कि इसमें आपका जो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण है, वो देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था, जो कि आपका पहला ज्योतिर्लिंग है। और आपका ये काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वाराणसी में स्थित है, उसका भी पुनर्निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। अब आता है कि कला को संरक्षण देने के संदर्भ में, कि उन्होंने संस्कृत विद्वान खुशाली राम और मराठी कवि मोरूपंत तथा शाहिर अनंत फंदी को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। उन्होंने मोरूपंत और उन्होंने रामायण महाभारत की राजनीतिक टीका, पुराणों पर आधारित कई आख्यान तथा आर्यभट्ट और केकावती जैसी रचनाएं लिखी हैं। शाहिर अनंत फंदे, जो कि लावड़ी और पौड़ा के रचना के लिए जाने जाते थे। सामाजिक विकास के संदर्भ में देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया, सती प्रथा तथा अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया, और उन्होंने भील और गौंड जनजातियों और निचली जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास किया। आर्थिक विकास के संदर्भ में देखा जाए तो उन्होंने एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली लागू की और उनके साम्राज्य महेश्वर इंदौर व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र बन गए। उन्होंने महेश्वर में बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया और उन्होंने महेश्वर के साड़ी और वस्त्र उत्पादों को हस्तशिल्प के मामले में एक भौगोलिक संकेतक भी दिया गया। तो ये महेश्वर इस कारण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहां का जो देवी अहिल्याबाई जी के द्वारा जो शुरू किया गया आर्थिक विकास के संदर्भ में ये उद्योग, जो आपका बुनाई उद्योग रहा है, वो अभी प्रेजेंट वहां के साड़ी और वस्त्र उत्पादों को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। अब जान लेते हैं कि होलकर राजवंश के बारे में। जो इनके ससुर जो रहे हैं मल्हार राव होलकर, जिनके द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई थी। तो इनके संदर्भ में देखा जाए तो ये मराठा संघ के बारे में, कि ये मराठा संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कौन सा हिस्सा थे? ये होलकर राजवंश जो थे, वह मराठा संघ का हिस्सा थे। और यह एक शक्तिशाली मराठा राजवंशों का गठबंधन था, जिनमें अन्य प्रमुख राजवंशों ने इसमें शामिल थे, जैसे नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया। जो तीसरा आंग्ल मराठा हुआ था, उस टाइम पे होलकर राजवंश मल्हार राव द्वितीय, जो कि 1811 से 1833 के समय में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में, जो 1817 से 1819 में हुआ, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और महेशपुर की लड़ाई में मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद 1818 में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और होलकर और अंग्रेजों के बीच संबंधों को निर्धारित किया गया था। तो इस तरीके से ये स्थिति देखने को मिलती है, जो कि आपके होलकर वंश के बारे में है और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजगीर यानी कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की एक नई परिसर का उद्घाटन किया। यह नालंदा विश्वविद्यालय को अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अभी प्रेजेंट में इसमें इतना बड़ा एक चेंजेस किया गया है, तो इसमें आपको इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उस टाइम का एक महान विद्यालय हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे जब देखा जाए तो वहां जैसे तक्षशिला, नालंदा, ये ही कुछ विद्यालय थे जो उस टाइम पर फेमस थे। तो उनके संदर्भ में देखा जाए तो इनके जो कार्यकाल और जो जो आपके शासक आए और जिन्होंने किस तरीके से इसको नष्ट किया, किस तरीके से इसका पुनरुद्धार किया गया, तो ये स्थिति इसकी एक निरंतरता के तौर पर है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ ये बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तो इसके किस तरीके के सर्वेक्षण कार्य भी किए गए, खुदाई कार्य भी किए गए, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब अभी हाल ही में इसमें नया परिसर का उद्घाटन किया गया है।
तो परिसर का उद्घाटन करने से ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी प्रेजेंट में इसमें क्या चेंजेस किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसका हिस्टोरिकल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आता है कि आपके नए नालंदा विश्वविद्यालय में जो अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो इसमें सभ्यता भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस किस सभ्यता से इसमें जानकारी दी गई है। तो चलिए एक एक करके इसमें देखते हैं। तो पहले नंबर तो नए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके के स्ट्रक्चर को, यानी कि इस परिसर को जो उद्घाटन किया गया तो उसमें किस तरीके का आपका, एक तो पहला तो जैसे किसी भी क्षेत्र को या फिर कोई नया विश्वविद्यालय बनाना है या फिर कुछ चीजें नहीं करनी है, तो सबसे पहले तो उसमें ये होता है कि आपको कितने एकड़ का ये क्षेत्र है, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग किस तरीके से विकसित की जाएगी, या फिर किसको मतलब कि पहले की बिल्डिंग है तो उसको नष्ट किया जाएगा, या फिर उसमें किस तरीके से नया या फिर उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से ये अगर कोई, या फिर आप जैसे कि आप किसी समतल जमीन पर बना रहे हैं, और या फिर आप कैसे कि आप किसी को तोड़ के बना रहे हैं, तो दो तरीके की होती है स्ट्रक्चर। तो आप अगर किसी जो पुराने स्ट्रक्चर है उसको जब आप बनाते हैं, तो उसमें ये है कि आप उसी जो पहले की स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, या फिर उसके साथ आपको उसको मतलब कि नष्ट करके आप दूसरा वाला स्ट्रक्चर वहां पर उसी के पैरेलल खड़ा कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्थितियां होती हैं। तो अब इसमें आता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं, मतलब कि नए नालंदा विश्वविद्यालय का किस तरीके से विकास किया जाएगा। तो फिर बाद में इसके जो पुराना जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय था उनके बारे में देखेंगे। अब आता है इसमें कि नई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए, तो यह आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। एक इस तरीके का है, एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है जिसमें कमल सागर तालाब के रूप में प्रसिद्ध 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में यह फैला जल निकाय, एक ऑन ग्रिड सौर संयंत्र, उन्नत जल उपचार सुविधाएं शामिल है। यह परिसर जो है वह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों में स्थित है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1205 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सर फ्रांसिस बुकानन द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी और रिपोर्ट तैयार की गई थी, और 20वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इसकी व्यवस्थित खुदाई की गई, जिसके कारण इनके पुनरुद्धार को लेकर फिर से रुचि जागृत हुई। यह परियोजना जो है वह ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, वियतनाम सहित 17 भागीदार देश इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये नई नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर एक नई योजना है। बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के बारे में भी देख लेते हैं कि इसका जीर्णोद्धार किस किस टाइम पर किया गया। पहला तो आता है आपका 2006 में। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। 2007 में फिलीपींस में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने पुनरुद्धार प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी, और 2009 में चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो कि थाईलैंड में आयोजित किया गया था, उसमें ईएएस सदस्य देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का समर्थन करते हुए एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया हुआ था। और 2010 में भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था, और 2014 में स्टूडेंट के पहले बैच का नामांकन किया गया। तो ये एक तरीके से इसमें ये नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार का विकास क्रम बताया गया। अब जान लेते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि इसका देखा जाए तो विश्व का यह सबसे पुराना आवासीय विश्वविद्यालय। इसे 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था, और 12वीं शताब्दी में इसका शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। इसके संरक्षक के तौर पर देखा जाए तो इसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में, पाल शासकों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी में आदि सहित अलग अलग शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया। और ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने नालंदा में सारिपुत्र के चैत्य को बड़ा चढ़ावा दिया था और वहां एक मंदिर बनवाया था। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के संदर्भ में बात की जाए तो यह पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्यों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने नालंदा की यात्रा की। महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य हुए, जिसमें सारिपुत्र और मोगलान भी नालंदा में ही रहते हो। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर वर्धमान ने नालंदा में 14 वर्षा ऋतु भी बिताई हुई थी, तो इनके संदर्भ में आता है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और आपका जैन धर्म से भी संबंधित है। नालंदा के प्रमुख शिक्षकों के बारे में बात की जाए तो इसमें आते हैं आपके पहले नंबर पर आर्यभट्ट, जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट ने नालंदा में ही अध्ययन और अध्यापन किया। दूसरे नंबर पर आते हैं नागार्जुन, जिन्होंने बौद्ध महायान शाखा के लिए एक दार्शनिक थे। फिर आते हैं दिव्यनाथ, जो कि तर्कशास्त्र के संस्थापक थे।
धर्मपाल जो कि एक ब्राह्मण विद्वान थे, उभयकर गुप्त जो कि एक प्रसिद्ध यांत्रिक साधक थे, जो एक साथ महाबोधि, नालंदा और विक्रमशिला मठों में मठाधीश रहे। फिर आता है नरोपा जो कि तिब्बती परंपरा की तांत्रिक वंशावली से संबंधित थे और इन्होंने 1049 से 1057 के दौरान नालंदा के मठाधीश रहे हुए थे। नालंदा की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री के बारे में जाना जाए तो नालंदा में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। और 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी विद्वान दा किंग और जुआन क्वांग जो कि ह्वेन सांग के नाम से जाने जाते हैं, वो नालंदा आए और उन्होंने नालंदा को तब नाला कहा था। अब आता है कि जुआन जांग जो कि ह्वेन सांग के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने सर्वोच्च प्राधिकारी कुलपति सीलभद्र के अधीन नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया। जुआनजांग ने अपने साथ सैकड़ों धर्म ग्रंथ की वापस ले लिया था, जिनके बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के संदर्भ में देखा जाए तो 2016 में नालंदा महाविहार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अब आता है कि नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता और पाठ्यक्रम के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने विश्व के विविध हिस्सों में विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। विश्वविद्यालय में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश होता था और इसके लिए प्रशिक्षित द्वारपालों द्वारा प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। और प्रशिक्षित द्वारपालों द्वारा आयोजित कठोर मौखिक प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण न कर पाने को प्रवेश देने के इनकार कर दिया जाता था। नालंदा से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कोई डिग्री प्रदान नहीं की जाती थी, ना ही अध्ययन की कोई विशिष्ट अवधि की आवश्यकता होती थी। अध्ययन की ऐसे शिक्षालय होते थे जहां छात्रों को संलाप द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता था, जिसके अलावा बाद के शिक्षालय भी थे। और इस विद्यालय में चर्चा और तर्क के मध्यकालीन केंद्र की उपाधि प्राप्त की। नालंदा में वेदों, 3 बौद्ध सिद्धांतों जिसमें थेरवाद, महायान, वज्रयान, ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आपका काव्यात्मक रूप से धर्मकुंज या सत्य का शिखर कहा जाता था और इस 9 मंजिला भवन में 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें रखी गई थी। नालंदा की स्थापत्य विशेषताओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसके उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों में उत्खनन के दौरान कई स्तूप, मठ, छात्रावास, सीढ़ियां, ध्यान कक्ष, व्याख्यान कक्ष और अन्य संरचनाएं प्राप्त की गई। संरचना और निर्माण योजना के संदर्भ में भी बात की जाए तो यह इमारत जो है वह प्राचीन कुषाण स्थापत्य शैली से निर्मित है, जिसमें एक आंगन में के चारों पंक्ति के में कक्षों का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके की ये स्थापना जो यहाँ स्ट्रक्चर है प्राप्त हुआ है। इसका निर्माण जो है वह उत्तर दक्षिण दिशा में एक अक्षीय योजना के तहत किया गया। संरचनात्मक अवशेषों में विहार जो कि आवासीय सह शैक्षणिक भवन, चैत्य यानी कि उपासना स्थल इसमें शामिल है और इसकी अनूठी विशेषताओं में पंचकोणीय आकृति वाले चैत्यों का उद्भव और उनकी मुख्य धारा में आना शामिल होता है, जो पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले स्तूपों की जगह लेते हैं और स्थानीय बौद्ध मंदिरों को भी प्रभावित करते हैं। अब आता है स्थापत्य कला संबंधी महत्व के बारे में बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय को भारतीय उपमहाद्वीप में निर्मित सबसे पहले नियोजित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी कला जो है वह स्थानीय प्रथाओं के साथ साथ उपमहाद्वीप के प्रमुख कला केंद्रों की विशेषताओं को विषयगत और प्रतीकात्मक रूप से आत्मसात करने की प्रक्रिया को दर्शाती है। नालंदा की स्टूको प्लास्टिक विधि ने थाईलैंड की निर्माण विधियों को भी प्रभावित किया है, जिसमें धातु कला में विद्वानों के जरिए मलय द्वीप समूह, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत को प्रभावित किया है। और इसकी स्टोको प्लास्टर विधि तथा पत्थर या धातु कला में प्रतीकात्मक विशेषताएं भी देखी गई हैं, जो बौद्धों की वैचारिक प्रणाली में बदलाव और महायान में वज्रयान की ओर झुकाव को प्रदर्शित करती है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि नालंदा महाविहार की मूर्तिकला शैली के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो है वह स्टूको, पत्थर और कांसे से तैयार की गई। नालंदा की मूर्तिकला सारनाथ की गुप्तकालीन बुद्ध कला की में से विकसित हुई थी। मुकुटधारी बुद्ध का चित्रण आमतौर पर 10वीं शताब्दी के बाद देखने को मिला और संश्लेषण के संदर्भ में देखा जाए तो 9वीं शताब्दी तक सारनाथ बुद्धकालीन बौद्ध कला शैली, बिहार निर्माण की स्थानीय परंपराओं और मध्य भारतीय शैलियों के मिश्रण और मूर्तिकला की विशिष्ट नालंदा शैली को जन्म दिया हुआ है। नालंदा में सारनाथ शैली के अनुरूप न होने पर विविध ब्राह्मणवादी मूर्तियां भी पाई गई हैं। अब आता है नालंदा मूर्तिकला शैली के बारे में। तो शैलियों के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले आती है पाषाण निर्मित। पाषाण निर्मित में आता है जैसे कि चेहरे के हाव भाव की विशेषताएं, शरीर के गठन तथा वस्त्रों एवं आभूषणों की विशेषताएं, सटीक तरीके से बनाई गई मूर्तियों के संदर्भ में आपका फिर आता है कि लोगों की जो व्यवस्थित उपस्थिति का चित्रण किया गया। मूर्तियों को आमतौर पर उभार में सपाट नहीं होती बल्कि उन्हें त्रियामी रूप में चिन्हित किया जाता है।
मूर्तियों के पीछे आपकी पट्टिकाएं विस्तृत और सुंदर अलंकरण से युक्त होती है। धातु निर्मित के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी जो समयावधि रही है वह नालंदा कांस्य शैली 7वीं और 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी के बीच पाल शासकों की युद्ध की धातु बनी मूर्तियों का एक बड़ा हिस्सा है। संश्लेषण के संदर्भ में बात की जाए तो नालंदा कला की पाषाण से निर्मित मूर्तियों की तरह कांस्य निर्मित मूर्तियां भी आरंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्तकालीन कला शैलियों में बहुत अधिक निर्भर है। प्रारंभिक चरण के संदर्भ में बात की जाए तो नालंदा की मूर्तियों में आरंभ में महायान पंथ के बौद्ध देवताओं जैसे कि खड़े बौद्ध मंजू श्री कुमार जैसे बोधिसत्व कमल पर बैठे अवलोकितेश्वर और नागार्जुन को दर्शाया गया। उत्तरवर्ती चरण के संदर्भ में बात की जाए तो यह 11वीं और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरा तो इसकी मूर्तिकला शैलियों की सूची वज्रयान शाखा से संबंधित देवताओं जैसे कि वज्र शाखा जो कि सरस्वती का एक रूप खसरपण और लोकितेश्वर आदि मूर्तियों का वर्चस्व इसमें देखने को मिलता है। अब निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो नालंदा जो है वह आपकी 21वीं सदी में एशियाई पुनर्जागरण का प्रतीक रहा। यह सभ्यतागत संवाद और अंतर धार्मिक समझ का एक केंद्र बनना चाहिए और जैसा कि यह कभी था संस्कृति और आस्थाओं के बीच एक सेतु के रूप में नालंदा की यह प्रस्तुति हमारी परस्पर जुड़ी हुई लेकिन विभाजित दिखने वाली दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक रही है। अब जान लेते हैं अन्य बौद्ध शिक्षण केंद्र के बारे में। अन्य बौद्ध शिक्षण केंद्र के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर आपका तक्षशिला। तक्षशिला जो है वह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज जो है वह अलेक्जेंडर कलिंगम के द्वारा की गई थी और 19वीं शताब्दी के मध्य में इसकी खोज की गई थी। 1980 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई और यहाँ पर अध्ययन करने वाले विख्यात शिष्यों में व्याकरणविद पर्णी जो कि अष्टाध्यायी के लेखक, चिकित्सक, जीवक और शासन कला के कुशल प्रतिपादक चाणक्य आदि इसमें शामिल थे। फिर आते हैं विक्रमशिला के बारे में। विक्रमशिला जो है बिहार के भागलपुर में है के निकट स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। अतीत दीपांकर जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं और वसुबंधु विक्रमशिला में अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। उदंतीपुरी के संदर्भ में देखा जाए तो यह भी बिहार में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना उदंतपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक गोपाल प्रथम ने की हुई थी और ये कई विद्वान तिब्बती विद्वानों ने यहाँ पर अध्ययन भी किया था। नागार्जुन कोंडा के संदर्भ में बात की जाए तो यह वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका नाम महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर रखा गया है और नागार्जुन को शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। और अन्य शैक्षणिक संस्थान जैसे कि आपका वल्लभी गुजरात में और आपका जगदल बांग्लादेश में स्थित है। अब आती है हमारी संक्षिप्त सुर्खियां। पहले नंबर पर आता है श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात की जाए तो हाल ही में उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे भक्तों के प्रवेश के लिए खोल दिए गए। अब इनके दरवाजे भक्तों के प्रवेश के लिए खोल दिए गए तो ये आपका चर्चा का विषय तो बन गया लेकिन ये आपका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पुरी के मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी 3 तरीके की मंदिर निर्माण शैली है जो नागर शैली, बेशर शैली और आपका द्रविड़ शैली। तो ये आपका नागर शैली से आता है तो इससे रिलेटेड आपका ये प्रमुख एग्जाम्पल भी है। तो एग्जाम्पल है तो उसके कारण और अभी ये प्रेजेंट में इसमें कुछ चेंजेस भी हुआ है और तो उसके कारण ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी कला की दृष्टिकोण से। अब आता है कि इस मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसे व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है और यह मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान विष्णु के अवतार जो कि उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र जो कि पवित्र त्रिदेव को समर्पित है। इनका निर्माण जो है वह गंग राजवंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा कराया गया था और भारत में 4 धर्मों में से एक है जिनमें 3 धर्म आते हैं, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम इसके आते हैं। स्थापत्य कला की शैली में देखा जाए तो यह कलिंग स्थापत्य कला इसके अंतर्गत आता है। इनके 4 घटक और हिस्से में आता है जैसे विमान या देवल जो कि गर्भगृह में, जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप आते हैं। मंदिर की स्थापत्य शैली के 2 प्रकार में मंदिर संरचनाओं का संयोजन है जिसमें अर्थात रेखा या विधा या इसे पीड़ा कहा जाता है। इसमें मंदिर के जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी स्थिति को दिखाया गया है जैसे कि आपका सबसे पहले आपका यहाँ पर कलश है, यहाँ ये आपका आमलक है, आमलक के बाद यहाँ जो आपका ये निर्माण किया गया है मंदिर का जो गंदी के नाम से जाना जाता है उसमें भूमि, आमलक, राहपन ये आपके आते हैं और आपका ये जंघा आता है। फिर यहाँ ये बड़ा जो दिया गया है यहाँ पर आपका बरंडी, जंघा और पिस्ता ये प्रमुख यहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके से
और यहाँ पर पीड़ा जगमोहन जो रहता है वहां पर ये ऊपर आपका घंटा का स्थान रहता है और यहाँ पर एक पीड़ा रहता है। तो ये श्री जगन्नाथ मंदिर जो है उनके बारे में विशेषताओं को दिखाया गया है, मतलब कि इसको स्ट्रक्चर वाइज दिखाया गया है जिस तरीके की वहां पर संरचना अवस्थित है। अब आता है ज्योतिर्मठ या जोशीमठ के बारे में कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले में कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम के नाम पर इस तहसील का यह नाम कर दिया गया। तो आश्रम के नाम पर इसका जो नाम है वह कैंची धाम आश्रम किया गया और जोशीमठ का जो नाम है वह बदलकर ज्योतिर्मठ किया गया। तो चलिए जान लेते हैं ज्योतिर्मठ और आपका कैंची धाम के बारे में। ज्योतिर्मठ के बारे में बात की जाए तो ये 8वीं शताब्दी की दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा देश भर में स्थापित 4 मठों में से एक है। ये आदि शंकराचार्य ने इसे अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रसार के उद्देश्य से इन मठों की स्थापना की हुई थी और ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में अमर कल्प वृक्ष नामक वृक्ष के नीचे तपस्या की हुई थी। इस स्थान को भगवान बद्रीनाथ में शीतकालीन निवास के रूप में जाना जाता है और यह नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के लिए एक आधार शिखर के रूप में होता है। तो ये ज्योतिर्मठ के रूप में आता है। अब आता है नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल और इसके नजदीक अवस्थित शिलाओं पर उत्कीर्ण तिरुवल्लुवर प्रतिमा के स्थल की यात्रा की। तो आप जान लेते हैं कि इसमें जब इन्होंने यात्रा की तो उसमें जिस स्थान की यात्रा की तो स्थान की हिस्ट्री जो है वह इंपोर्टेंट हो जाती है, साथ ही साथ वह किससे संबंधित है तो वह जो महानुभूति है वो भी इंपोर्टेंट हो जाती है। तो अभी आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल के भी इंपोर्टेंट हो जाता है और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी इंपोर्टेंट हो जाता है जो आपकी हिस्ट्री के संदर्भ में इंपोर्टेंट होता है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के संदर्भ में बात की जाए तो इसका जो निर्माण है 1970 में किया गया और यही वह जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने एक बार ध्यान किया हुआ था और यह जगह जो है वह लेकाडिप सागर में घिरी हुई है। ये आपकी अवस्थिति पूछी जा सकती है क्योंकि इसमें जो जिस तरीके से इसकी अवस्थिति दिखाई गई है वह एक समुद्र के बीचों बीच वाली स्थिति है। तो उस कारण से और वहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान साधना भी की थी और उसी स्थान पर जाकर स्वामी इन्होंने यात्रा की हुई है। तो इसके कारण से आपका और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें माना जाता है कि यहाँ पर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की हुई थी। तो ये आपका एक पौराणिक से भी जुड़ा हुआ है, पौराणिक के बाद आपका स्वामी विवेकानंद से भी जुड़ा हुआ है और प्रेजेंट में आपके प्रधानमंत्री जी वहां गए तो उसके कारण भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें एक आपका एक सीक्वेंस देखा जाए तो ये सबसे पौराणिक मान्यताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह वह शिला है जहां पर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। फिर बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने इसका निर्माण 1970 में किया था और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर ध्यान साधना की और इसकी अवस्थिति को देखा जाए तो लेकाडिप सागर में घिरी हुई है जो कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में जहां पर मिलते हैं। तो ये कैसी जगह है और यहाँ पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की हुई है। अब आता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं कि इनके प्रारंभिक जीवन के संदर्भ जिनका समय जो रहा है वह 1863 से 1902 रहा है। तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म जो है स्वामी विवेकानंद का वह जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। इनके बचपन का नाम जो था वह नरेंद्र नाथ दत्त था और उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके अभिभावक में जिनके पिता रहे हैं विश्वनाथ दत्त रहे हैं और इनके संदर्भ में योगदान माता जो रही है इनकी भुवनेश्वरी देवी, आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण प्रमुख शिष्या मार्गरेट नोबल जो कि सिस्टर निवेदिता के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं। आप जान लेते हैं योगदान और विरासत के बारे में। तो योगदान और विरासत के संदर्भ में बात की जाए तो वेदांत दर्शन का प्रचार उत्तर में मीमांसा को वेदांत कहा जाता है जिसमें अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत तीनों दर्शन इसमें सम्मिलित होते हैं। शिकागो विश्व धर्म संसद के बारे में बात की जाए तो 1893 में इस धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और विवाद में ईश्वरीय अधिकार प्राप्त वक्ता और पश्चिमी दुनिया के लिए एक भारतीय ज्ञान के रूप में लोकप्रिय हो। रामकृष्ण मिशन के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 1897 में की गई और यह मिशन कई तरह के सामाजिक कार्यों जिसमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेज संचालन आदि का संलग्न वैज्ञानिक स्वभाव को
बढ़ावा दिया, जिसे 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाते समय उनकी मुलाकात जमशेदजी टाटा से हुई और उन्होंने जमशेदजी टाटा को भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए प्रेरित किया और आईआईएसएसटीसी की स्थापना 1909 में बेंगलोर में हुई थी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वाबीकोंडा मठ के बारे में कि हाल के वर्षों में बजट की कमी के चलते वाबीकोंडा स्थल पर रख रखाव के लिए मरम्मत कार्य बेहतर तरीके से नहीं हुआ है। यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत आंध्र प्रदेश के सालीहुंडम यानी कि थोटलकोंडा, बाबीकोंडा, बोज्जनकोंडा, अमरावती अनूपु जो कि बौद्ध सर्किट का हिस्सा है, जिसमें देश के संधारणी और जिम्मेदार पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 2015 में एक स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की हुई थी। चलिए तो जान लेते हैं बॉबी कोंडा के बारे में। बॉबी कोंडा जो मठ है उसके संदर्भ में बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। इसका नाम मतलब कि वावीकोंडा नाम का मतलब होता है कुओं की पहाड़ी, जो कि पहले से इस स्थान पर कई कुएं थे जहां पर वर्षा का जल जमा होता था। वावीकोंडा मठ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसमें एक थेरवाद यानी कि हीनयान बौद्ध धर्म बौद्ध परिषद है, जिसमें महास्तूप, आचार विहार, चैत्य ग्रह, बुद्ध पद का मंच और मन्नत स्तूप जैसी संरचनाएं निर्मित है। अब आता है कि कोझिकोड जो कि भारत की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर है उसके बारे में कि केरल के कोझिकोड जो कि औपचारिक रूप से यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में औपचारिक रूप से शामिल होने के अवसर पर केरल ने हर साल 23 जून को कोझिकोड में सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस मनाने की घोषणा की हुई है। अक्टूबर 2023 में यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है और इस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्यिक श्रेणी में रखा गया। कोझिकोड के संदर्भ में बात की जाए तो कोझिकोड जो है वह कालीकट शहर मालाबार तट पर स्थित है और जिसमें माना जाता है कि कैलिको शब्द की उत्पत्ति कालीकट से हुई और कैलिको हाथ से बुने हुए महीन सूती वस्त्र का कहा जाता है। अब आता है इसके संदर्भ में कि इसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में भी जान लेते हैं कि जिसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है उसे 2004 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणी और शहरी विकास को प्रमुख माध्यम बनाया है। शामिल किए गए शहर के संदर्भ में आता है कि यह दुनिया भर के 350 शहर का नेटवर्क है। शहरों को 7 रचनात्मक श्रेणियों में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी 7 श्रेणियां आती है, जिसमें शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला और संगीत आते हैं। महत्व के संदर्भ में बात की जाए तो यूसीसीएन आपका दर्जा प्राप्त होने वाला शहर का वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। यूसीसीएन में शामिल अन्य भारतीय शहर के बारे में बात की जाए तो इसमें सिटी ऑफ म्यूजिक जो कि ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी है, सिटी ऑफ फिल्म मुंबई में, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद में और सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट आपका जयपुर और श्रीनगर में स्थित है। अब आता है कोझिकोड के इतिहास के बारे में। कोझिकोड जो है इसका शासक मध्यकाल में इस पर समुद्रीयों यानी कि जमोरियों का शासन था। मसालों के शहर में देखा जाए तो इसमें यहूदियों, अरबों, पोनिशियरों आपका और चीन के लोगों के साथ 500 से अधिक वर्षों से काली मिर्च, इलायची जैसे व्यापारों के में शामिल रहा। आने वाले विदेशी यात्री इसमें रहला के लेखक एवं बतूता जो कि 14वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की यात्रा की और पुर्तगाली नामिक वास्को डी गामा और फारसी राजदूत अब्दुल रजाक ने 15वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की स्थापना की हुई थी। कोझिकोड के वर्तमान महत्व को देखा जाए तो यह शहर जो है वह केरल में साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ 500 से अधिक पुस्तकालय, 700 से अधिक प्रकाशक मौजूद हैं और इस शहर में साहित्य के अध्ययन का समृद्ध परंपरा भी मौजूद है। 2012 में इस शहर को मूर्तियों का शहर यानी कि शिल्प नगरम भी का दर्जा दिया गया है, जो कि शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थित विविध स्थापत्य मूर्ति कलाओं के कारण दिया जाता है। अब आता है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है वह वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। इस मान्यता में श्रीनगर को निम्नलिखित लाभ मिले हैं, जैसे कि हथकरघा और हस्तशिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा, अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा, अधिक निवेश और वित्त पोषण मिलेगा। और इस काउंसिल की स्थापना जो है 1964 में शिल्पियों को सशक्त बनाने और विश्व स्तर पर शिल्प विरासत को सुरक्षा के लिए की गई। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में बात की जाए तो इस सिटी की शुरुआत 2014 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने की थी, जिसका उद्देश्य रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप दुनिया भर में क्राफ्ट सिटी का एक गतिशील नेटवर्क स्थापित करना है और यह दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास में स्थानीय अधिकारियों, शिल्पकारों एवं समुदायों की भूमिका को मान्यता प्रदान करते हैं, तो इसके संदर्भ में आता है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2023 के बारे में कि भारत को सबसे बड़ा और संग्रहालय स्मारक और संग्रहालय स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय पुरस्कार के रूप में चुना गया। यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो यह पुरस्कार यूनेस्को ने 2015 से प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसके अंतर्गत विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन समकालीन विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थापत्य को पुरस्कार दिया गया। इस श्रेणियों में 24 वैश्विक टाइल्स के वर्गीकृत किया गया, जिसमें हवाई अड्डे, परिसर, यात्री स्टेशन, खेल संग्रहालय, एम्पोरियम, होटल और रेस्तरां शामिल होते हैं। परियोजना के विनिर्देश के संदर्भ में बात की जाए तो इन परियोजना में अभिनव रचनात्मकता और आपकी स्थानीय विरासत को दर्शाने वाले पारिस्थितिक रूप से कुशल और सामाजिक संपर्क और भागीदारी को बढ़ावा देने में हानि होती है। पुरस्कार की आधिकारिक सूची में शामिल स्थापत्य में इंटेलिजेंस सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों को पालन करने होते हैं। साथ ही ये स्थापित परियोजनाएं पारंपरिक पारिस्थितिकी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर भी ध्यान देती है। पुरस्कार के महत्व को देखा जाए तो पुरस्कार प्राप्त स्थापित लिविंग परिवेश के खूबसूरत और बेहतर बनाने की प्राथमिक भूमिका का उदाहरण है। अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय परियोजनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो दिसंबर 2023 में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु कर्नाटक में यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स वर्साय से सम्मानित किया गया। साथ ही इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 2001 में गुजरात भूकंप पीड़ितों की याद में निर्मित इस संग्रहालय का उद्घाटन 2022 में किया गया और 2001 में गुजरात में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.9 थी, जिसका केंद्र भुज था। यह स्मारक जो है वह भुजियो डूगर पहाड़ी जो कि गुजरात पर स्थित है और जहां पर भुजियो किला भी स्थित है, जिसे रोवा डोगजी ने 1723 में भुज के रक्षा के लिए बनवाया था और किले का नाम भुजंगनाग संप्र मंदिर के नाम पर रखा गया था। मियावाकी वन जो कि दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी वनों में से एक वन संग्रहालय स्थित है और जापानी वनस्पति शास्त्र अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित मियावाकी पद्धति ने तेजी से विकास और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आसपास विभिन्न प्रकार के देशज वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये मियावाकी वन के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये यहाँ पर टॉपिक देखा जाए तो आपका संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नीति शास्त्र से रिलेटेड। तो इसके संदर्भ में जान लेते हैं कि एथिक्स से रिलेटेड आपके कौन कौन से टॉपिक है। जैसे एथिक्स से पहला तो आता है आपका विसिल ब्लोइंग की नैतिकता के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ है, ये जो विसिल ब्लोइंग की नैतिकता के संदर्भ में जो आपका मुद्दा उठा हुआ है, तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में जो आपका जूलियन असांजे जो विकीलॉन्स जासूसी मामले में अमेरिकी न्यायालय ने बरी कर दिया। मतलब कि जो जूलियन असांजे है उनको जासूसी मामले में अमेरिकी न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया। तो इसके संदर्भ में आता है कि आपका जो विशिल ब्लोअर प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करते थे। ये कैसे थे, जो बिली लिंस जो थे इंटरनेट पर विशिल ब्लोअर प्लेटफॉर्म में काम करते थे और एडवर्ड स्नोडेन से लेकर ये सत्येंद्र दुबे तक कई विशिल ब्लोअर ने अपने विवेक के अनुसार काम किया, लेकिन क्या उनके कार्य हमेशा नैतिक रहे हैं। तो अब इसमें ये मुद्दा उठकर आता है, तो ये एक नैतिकता को लेकर सवाल है जो आपके इथिक्स के फोर्थ पेपर में आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट इस कारण से भी हो जाता है क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, जो आपका इंटरनेट से रिलेटेड हर एक चीजें की जा रही है, तो इसमें विशिल ब्लोइंग की नैतिकता को लेकर भी सवाल उठते हैं। विशिल ब्लोअर के संदर्भ में भी आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले तो जान लेते हैं कि विशिल ब्लोइंग क्या होता है, जिसके संदर्भ में इनको बरी किया गया है और इनकी नैतिकता को लेकर ये आपका एक नैतिक है या नहीं है, इनको लेकर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हुआ है। अब आता है कि विशिल ब्लोइंग क्या है, इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसकी परिभाषा जो है वह किसी कंपनी या सरकार में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के रूप में किसी भी गलत कृत्य को जानकारी को जनता या किसी उच्च अधिकारी को समक्ष प्रकट करना विशिल ब्लोइंग कहलाता है। विशिल ब्लोअर जो होता है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गलत या अनैतिक कार्य की रिपोर्ट या खुलासा करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए स्वर्गीय षणमुगम मंजूनाथ और अन्य रहे हैं। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब आता है कि विशिल ब्लोअर के भी प्रकार होते हैं। अब प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला तो आता है आपका आंतरिक, दूसरा आता है बाहरी। आंतरिक के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों और मानव संसाधन प्रमुख जैसे आप सीईओ को कदाचार, धोखाधड़ी या अनुशासनहीनता की रिपोर्ट करना शामिल होता है। बाहरी के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें संगठन के बाहर लोगों जैसे मीडिया, उच्च सरकारी अधिकारियों या पुलिस को गलत कामों की रिपोर्ट करना इसमें शामिल होता है। हितधारक और उनके हितों के अंदर में बात की जाए तो जो विशिल ब्लोअर है वह गलत काम या कदाचार को उजागर करना, प्रतिरोध शोध में खुद को बचाना है। नागरिक या समाज के संदर्भ में देखा जाए तो यह सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी तक पहुंचे। सरकार के संदर्भ में बात की जाए तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं में पारदर्शिता को संतुलित करता है। संगठन के संदर्भ में देखा जाए तो ये अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, यदि संभव हो तो रिपोर्ट की गई समस्याओं की आंतरिक रूप से समाधान करना है।
विनियामकी निकाय में देखा जाए तो यह कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। मीडिया हित के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्रसारण के लिए किए गए योग आरोपों की रिपोर्टिंग करना, स्रोतों की रक्षा करना है। पक्ष लेने वाले समूह या एनजीओ हित के बारे में बात की जाए तो इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देना और विश्व व्यवहार का समर्थन करना होता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि विशिल ब्लोअर से शामिल नैतिक दुविधाएं, जैसे कि आपका विशिल ब्लोअर की सुरक्षा बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, जो कि गलत कृत्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की समक्ष खतरों पर विचार करते हुए सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलन स्थापित जरूरी है। मीडिया की जिम्मेदारी बनाम नैतिक सूचना प्रबंधन तो इसके संदर्भ में आता है। और जनता का सूचना का अधिकार बनाम गोपनीयता बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी, निष्ठा दर्शाने का कर्तव्य बनाम नैतिक दायित्व तो सुरक्षा बनाम जवाबदेही जैसे मुद्दे इसमें उभर कर आते हैं। अब आता है कि भारत में विशिल ब्लोअर सुरक्षा कानून के संदर्भ में कि इसके अंतर्गत कौन-कौन से कानून बनाए गए। जैसे कि विशिल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम 2014 के अंतर्गत भारत में विशिल ब्लोअर्स की सुरक्षा के उद्देश्यों से बनाया गया प्राथमिक कानून है, जो कि सार्वजनिक हित की सूचनाओं का खुलासा करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाता है। कंपनी अधिनियम 2017-13 जो कि धारा 177 के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत निर्देशकों और कर्मचारियों द्वारा वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तर्क तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 2015, जिसके अंतर्गत इसमें नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। भारत में बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु दिशा निर्देश, जो कि IRDAI द्वारा जारी दिशा निर्देशों में इसको विनियमित करने को विशिल ब्लोअर पॉलिसी स्थापित करने की सलाह दी गई है। निजी क्षेत्र को विदेशी बैंकों की संरक्षित प्रकटीकरण योजना, जो कि आरबीआई की योजना है, जिसके तहत बैंकों को विशिल ब्लोअर नीति या सतर्कता तंत्र बनाना आवश्यक होता है। सरकारी गुप्त सूचनाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय कानून या नियम के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, जो कि जासूसी, राजद्रोह और राष्ट्र की अखंडता के लिए अन्य संभावित खतरों से निपटने हेतु एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 का नियम 11 के अंतर्गत कहा गया है कि यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक सूचना के संचार से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसमें एक ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से छूट देता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें मौजूदा कानूनों को मजबूत बनाना, उन्हें लागू करना है, निजी क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का होना, मीडिया का संरक्षण होना और साथ ही साथ सूचना और गोपनीयता की पहुंच को संतुलित करना होता है। अब इसमें एक केस स्टडी दी गई है, जिसके अंतर्गत आपका एक केस स्टडी है कि लोक निर्माण विभाग में काम आने वाले एक ईमानदार और समर्पित सिविल सेवक को सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में बढ़ती अनियमितता का पता चलता है। आगे की जांच में उन्होंने पाया कि अन्य अधिकारियों को स्थानीय ठेकेदारों के साथ गठजोड़ है, जो निर्माण के लिए घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं। निर्माण पूरा होने पर सड़क का उपयोग सेना द्वारा किया जाएगा। यह आपातकाल के समय सैनिकों की आवाजाही को सुगम बनाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देगी। हालांकि अनियमितताओं के बारे में उच्च अधिकारियों से शिकायत करने या मीडिया में उजागर करने में परियोजना में देरी होगी और उससे संबंधित हितधारकों में वित्तशोध का खतरा हो सकता है। तो इसके संदर्भ में एक केस स्टडी दी गई है, जिसमें आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि आपका विभिन्न हितधारकों और उनके हितों की पहचान कीजिए, मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए और सिविल सेवकों के लिए आपकी इसके सिविल सेवकों के अंतर्गत इसकी स्थिति के बारे में दिखाया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक आता है सिविल सेवा में परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में, कि हाल ही में जो आपका कुल सिविल सेवकों में प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में प्रवेश करने के लिए जाली प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगे हैं। साथ ही ऐसे मामले में सामने आए हैं जहां सिविल सेवा में शामिल होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया और ऐसे मुद्दों में सिविल सेवा में धोखाधड़ी और बेईमान के बढ़ते मामले की ओर संकेत करते हैं। चलिए तो जानते हैं हितधारक और उनकी भूमिका के बारे में। हितधारक आती है आपकी सबसे पहले एजेंसी, भर्ती या एजेंसी, जैसे यूपीएससी, जो कि निष्पक्ष और खुली प्रतिस्पर्धा, जनता के बीच विश्वास की कमी और संवैधानिक दायित्व होता है। आम जनता के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता, योग्यता पर विश्वास होता है। सरकार के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें लगातार बढ़ती बेईमानी के कारण सार्वजनिक सेवाओं में जनता का भरोसा कम हो गया और यह राष्ट्र और समाज के लिए व्यापक विकास के लिए हानिकारक है। सिविल सेवक बनने की इच्छुक अभ्यर्थी के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें सिविल सेवक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी जो रहे हैं वो उनके संदर्भ में आता है कि वे परीक्षा प्रणाली में शामिल होने के दौरान सिविल सेवा के मानकों को बनाए रखते हैं और इनके मूल्यों में अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 और पेशी होता समिति द्वारा संहिताबद्ध किया गया और इनके मूल्यों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और योग्यता एवं उत्कृष्टता शामिल होती है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इनके नैतिक जो मुद्दे शामिल है उनके बारे में।
कि पहला आता है कि सामाजिक न्याय के लिए हानिकारक होना, दूसरा आता है प्रशासनिक निहितार्थ, तीसरा आता है कांट के निरपवाद, कर्तव्य उद्देश्यों और उनके कर्तव्य शास्त्र के विरुद्ध होना, उपयोगितावाद का उल्लंघन होना और चरित्र के बिना ज्ञान, जो कि धोखाधड़ी और सत्ता के दुरुपयोग, जिसमें 7 सामाजिक पापों में से एक यानी कि चरित्र के बिना ज्ञान आता है। अब आता है कि सिविल सेवक बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए नैतिक आचरण की ओर प्रेरित करने के लिए जो उपाय किए गए उनके बारे में। पहला उपाय आता है आपका नीति शास्त्र प्रश्न पत्र की शुरुआत के बारे में। यह शुरुआत जो है वह 2013 में सिविल सेवा परीक्षा में एक फिल्टर के रूप में पेश किया गया और यह प्रश्न पत्र उम्मीदवारों के लिए एक नैतिक क्षमता का मूल्यांकन करता है। फिर आता है कि लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत इसका उद्देश्य दिया गया है कि लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकते हुए यूपीएससी, एसएससी जैसी लोक परीक्षा में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना। धोखाधड़ी को रोकने के लिए यूपीएससी द्वारा डिजिटल तरीके का उपयोग दिया गया है, जिसमें यूपीएससी आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग करने की योजना बना रही है। गलत पहचान की आशंका वाले मामलों की जांच के लिए एआई का उपयोग करके सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। आगे की राह में देखा जाए तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षण की शुरुआत से ही छात्रों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सत्यवादिता और आत्मसम्मान जैसे मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए। परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें अभ्यर्थियों के चयन की बात, उनके सत्यापन की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए। परीक्षा में कदाचार को रोकने, योग्यता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए नैतिकता पर आधारित कठोर उपाय अपनाने जाने चाहिए। होता समिति के अनुसार सिविल सेवक प्रतिनियुक्ति के इस दौरान सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए चयन हेतु योग्यता और नेतृत्व प्रशिक्षण शुरू किए जाने चाहिए। तकनीकी आधारित समाधान होना चाहिए जो कि अवैध उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए कई रणनीतियों पर विचार करना और उन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है। संशोधित आचरण नियम भी होने चाहिए जो कि नियमों को नियमित तौर पर समीक्षा करके उन्हें अपडेट करने और उभरती चुनौतियों का समाधान करने और उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा अधिनियम लोक सेवा मूल्यों का एक सेट निर्धारित करता है और ऑस्ट्रेलिया के नए लोक सेवा आयुक्त को अधिकृत किया गया है जो ताकि वे मूल्यों के समावेश और पालन का मूल्यांकन कर सके, तो इसके अंतर्गत आता है। इसके लिए भी आपकी एक स्टडी दी गई है जो कि नैतिक योग्यता के परीक्षण के संदर्भ में आपकी दी गई है, जिसमें आपको इन प्रश्नों की भी उत्तर देना है। तो आपको इसको आराम से पढ़ना है और इसके प्रश्नों के बारे में सोचना है कि अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो आप किस तरीके के आप सिचुएशन को मतलब केस को सॉल्व करेंगे। अब आता है हमारा यहाँ पर नीति शास्त्र से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका फिनिश होता है। अब हमारा इस श्रृंखला जो शुरू की गई उसका ये आपका 10वां मेजर टॉपिक है। 10वें मेजर टॉपिक के अंतर्गत पहले नंबर पर आता है कि सुर्खियों में रही योजना। सुर्खियों में रही योजनाओं में आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का और विस्तार करने और 3 करोड़ से अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घर बनाने का निर्णय लिया हुआ है। चलिए तो जान लेते हैं कि इस योजना के बारे में, जो शहरी और ग्रामीण के संदर्भ में इनका एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके का इसका उद्देश्य है, प्रकार है, कौन सा मंत्रालय है, किस वर्ष शुरू किया गया, तो पूरी डिटेल इसके अंतर्गत देखते हैं। तो हाल ही में जो ये 3 करोड़ के अतिरिक्त घर बनाने का निर्णय दिया है तो इसके संदर्भ में आता है। तो शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में देखा जाए इसका उद्देश्य कि इसमें पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आयु वर्ग और मध्यम आय समूह की श्रेणियों के शहरी आवास की कमी को दूर करता है। और ग्रामीणों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें 2024 तक सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। प्रकार के संदर्भ में देखा जाए तो CLSS वर्टिकल सेक्टर का छोड़कर मिशन की केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। नोडल मंत्रालय के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है और यह एक ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इस वर्ष शुरू किया गया 2015 में और ये 2016 में। लाभार्थी के संदर्भ में बात की जाए तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपए तक है और सभी चारों वर्टिकल के लिए पात्र है। निम्न आय वर्ग के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें वार्षिक घरेलू आय 3 से 6 लाख रुपए तक है और केवल CLSS के अंतर्गत पात्र है। मध्यम आय समूह के अंतर्गत देखा जाए तो इसकी वार्षिक घरेलू आय 6 से 18 लाख रुपए तक है, केवल CLSS के अंतर्गत पात्र है। लाभार्थी परिवार के पास के किसी भी भाग में स्वयं या अथवा उनके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए नाम पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अब इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो कि 2011 के आंकड़ों में आवास विहीन मापदंडों का उपयोग करके और उनके बाद ग्राम सभा और अपीलीय प्रक्रिया द्वारा उचित सत्यापन के अधीन अंतिम आवास सूचनी से लाभार्थियों का चयन करेंगे। भूमिहीन लाभार्थी के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि के शायद किसी अन्य जगह से भूमि प्रदान की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में दिया गया है कि यह अनिवार्य किया गया है कि परिवार की महिला मुखिया घर की मालिक या सह मालिक होगी, और इसमें अनिवार्य किया गया है कि परिवार की मुखिया घर की मालिक या सह मालिक होगी। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ के बारे में देखा जाए तो इसमें लाभार्थी को नेतृत्व में लाभ आता है कि यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुदान, जो कि एट द रेट 1.5 लाख प्रति घर होता है। साझेदारी में किफायती घर के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें अनुदान 1.5 लाख प्रति घर होता है। इन सीटू स्लम पुनर्विकास के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अनुदान एट द रेट 1.0 लाख प्रति घर होता है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में आवास ऋण पर 2.67 लाख तक का लाभ होता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई आवास परियोजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, सौर मिशन आदि जैसे प्रासंगिक योजनाओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करना होगा। अब आता है कि मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों में, शासित प्रदेशों में, पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 1.30 लाख रुपए की यूनिट सहायता के प्रावधान है। घर के निर्माण के लिए यूनिट सहायता के अतिरिक्त मनरेगा के तहत 90 से 95 व्यक्ति दिवस की अकुशल श्रम मजदूरी का प्रावधान किया गया, जिसकी राशि 18,000 रुपए है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ इसमें अभिषण के माध्यम से शौचालयों के लिए सहायता का प्रावधान किया गया, और पीएमएवाई जी परिवारों को अन्य संबंधित योजनाओं के साथ मिलकर एलपीजी, पानी, बिजली कनेक्शन की उपलब्ध कराए जाएंगे। कवरेज के संदर्भ में देखा जाए तो यह सभी वैधानिक नगर अधिसूचित नियोजन क्षेत्र शामिल है। ये पूरे देश में है। इसकी उपलब्धियां जो है बस 83.67 लाख घरों का निर्माण करती है, 2.62 करोड़ का निर्माण करती है। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता में मॉनिटरिंग के संदर्भ में बात की जाए तो यह प्रत्येक घर या परियोजना के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए पीएमएवाई डैशबोर्ड 5 चरणीय जियो टैगिंग होती है, और इसमें आवास सॉफ्ट होता है जो कि द्विभाषी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की सुविधा के लिए ट्रांसलेशन ट्रांजेक्शन वेब आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण प्लेटफॉर्म के निर्माण किया गया। आवास ऐप के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उपयोग घर के निर्माण में रियल टाइम साक्षाधारित प्रगति की निगरानी करने के लिए किया जाता है, और ऐप के माध्यम से घर के निर्माण की हर स्टेज की तस्वीर ली जाती है और उस तस्वीर में तारीख, समय, स्थान की जानकारी जुड़ी होती है, जिससे यह पता लगाना आसान हो जाता है जिसका निर्माण किस गति से हो रहा है और क्या कोई देरी हो रही है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आते हैं आपके वित्त पोषण के संदर्भ में। वित्त पोषण के संदर्भ में बात की जाए तो सार्वजनिक व्यय जो है वह 40%, लाभार्थी अनुदान सहित निजी निवेश 60%। इसमें मैदानी क्षेत्रों के मामले में केंद्र और राज्यों में 60:40 के अनुपात में व्यय साझा किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में 2 राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और तथा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मामलों में केंद्र और राज्य में आपका 90:10 के अनुपात में अनुपात साझा किया गया, बल्कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 100% रखा गया। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में देखा जाए तो इस मिशन के लिए कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य, शहर और दोनों स्तरों पर इसकी स्थापना की गई है, और इसमें आपका विभिन्न स्तरों पर आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर पर इसकी स्थापना की गई, और शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आपका समस्या का समाधान होगा। तो ये आपका कहा गया। अन्य के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है कि किफायती किराए के आवास परिसर में या शहर के तहत शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी प्रवासियों और गरीबों को उनके कार्यस्थल के करीब सम्मानजनक किफायती किराए के आवास तक पहुंच प्राप्त करने में आसानी से प्रदान करता है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया का उद्देश्य भारत के आवास निर्माण क्षेत्र के लिए विश्व भर में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, उसे मुख्य धारा में लाना है ताकि देश में तीव्र गति से टिकाऊ और आपदा प्रतिरोधी घरों का निर्माण किया जा सके। पीएमएवाई जी जो कि पर्यावरण अनुकूल आवास के लिए दिशा निर्देश देता है, जिसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके स्थानीय रूप से अनुकूलित आवास डिजाइन को बढ़ावा देगा। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को भी हासिल करने में सहायता मिलेगी। अब आते हैं आपके सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल के बारे में। सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल के संदर्भ में देख लेते हैं। तो इसमें सुर्खियों में रहे आपके स्थल के बारे में आते हैं आपके पहले नंबर भारत के स्थल। भारत के स्थल के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वह आपका जम्मू कश्मीर के 86 जिलों में नवनिर्मित चिनाब रेल ब्रिज का ट्रेन का पहला ट्रायल रन हुआ है, और इसमें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो गांधी सागर वन्यजीव विहार को भारत में चीतों के दूसरे पर्यावास के रूप में विकसित किया गया। गुजरात में आता है कि गिरिबन में 6 एशियाई शेर बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में पलायन कर गए हैं। महाराष्ट्र में जो सुर्खियों में रहा है उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बदावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। कर्नाटक के संदर्भ में बात की जाए तो कर्नाटक सरकार ने कोलार गोल्ड फील्ड और खदान से फिर से सोना निकालने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बिहार में आता है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के नालंदा में नए कैंपस का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय शोधकर्ताओं ने सियोंग घाटी में पैरा ट्रेचिना
नीला नामक नीले रंग की चींटी का एक नई प्रजाति की खोज की है। असम के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें असम के तीव्र शहरीकरण का कारण ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में धारीदार सीसीरियल एक नई प्रजाति खोजी और असम के कामाख्या मंदिर में अबुबाची मेला शुरू किया गया। उड़ीसा के अंतर्गत बात की जाए तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में चारों दरवाजे भक्तों के प्रवेश के लिए खोल दिए गए हैं। और आंध्र प्रदेश में आपका यह विद्वान श्री काकुलम की भूली हुई विरासत की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपकी सुर्खियों में रहे स्थल है जो कि आपके भारत के संदर्भ में विश्व के स्तर पर इन स्थलों के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आपका आता है सबसे पहले डेनमार्क। डेनमार्क जो है वह दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम आइसलैंड की सुंद है नु कागीगर ज्वालामुखी में 5वीं बार उद्गार हुआ। फिर आता है स्लोवेनिया जो कि आपका फिलिस्तीन मान्यता देने वाला ये नवीनतम यूरोपीय देश है। मेक्सिको जो कि क्लाउडिया सीनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। पनामा जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण गार्डी सुगबुद दुब द्वीप के रहने वाले द्वीपों में हटाने वाला देश बन गया। डेनमार्क जो रहा है 2030 में पशुधन क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश है। और डेनमार्क प्रमुख पोर्क और डेयरी उत्पाद निर्यातक है। नॉर्थ स्ट्रीम जो कि इस तरीके की संभावना में पाइपलाइन लीक होने के कारण बाल्टिक सागर में हजारों टन मीथेन घुल गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आक्रमण के बाद 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को समाप्त करने की मंजूरी है। अबू मूसा द्वीप जो कि दो अन्य द्वीपों जिसमें ग्रेटर टुन में लेसर टू में पर ईरान की संप्रभुता पर सवाल उठाने पर बयान के लिए ईरान ने चीनी राजदूत को तलब किया है। थाईलैंड के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। खुनान टेक्नो कैनाल जो कि हाल ही में कंबोडिया के फिनाल टेक्नो कैनाल को शीघ्र कार्य शुरू करने की घोषणा है। माउंट कनालाउन जो कि फिलीपींस के माउंट कनालाउ के उद्गार में होने वाला ठंडा लावा सड़कों पर बाहर निकला है। मलेशिया के संदर्भ में बात की जाए तो यह मल्लाय का काम करने वाले स्थानीय जनजाति बाजाऊ के सैकड़ों लोगों को सवा यानी कि मलेशियाई मोर्निया में अनेकों घरों से बेदखल कर दिया गया और सवा में तेजी से शहरीकरण के कारण बजाऊ समुदाय को विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नेट्रान झील जो कि जलवायु परिवर्तन के असर को तंजानिया का नेट्राल झील पड़ रही है। मरकरी आइलैंड जो कि 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मरकरी आइलैंड के संरक्षण का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर शो आयोजित हुआ है। मलावी जो कि उपराष्ट्रपति की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इस दुर्घटना में यात्रा करने वाले चिकनगावा पर्वत श्रृंखला को दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो इस तरीके से आपके विश्व में रहे प्रमुख स्थल और भारत में रहे चर्चित सुर्खियों में स्थल के बारे में बात करता है। अब आते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले तो आते हैं आपके व्यक्तित्व में संत कबीर दास के बारे में जिनका समय काल जो रहा है 1398 से 1518 ईस्वी रहा है। इस बार प्रधानमंत्री ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो इसकी श्रद्धांजलि इनको दी गई। तो इनके संदर्भ में संत कबीरदास के बारे में जाने। इनका प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में बात की जाए तो ये इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनका पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ। उन्होंने भक्ति मार्ग का संभवतः उनके गुरु परमानंद ने दिखाया और उनका संबंध जो था वह निर्गुण यानी कि निराकार रूप में ईश्वर भक्ति परंपरा से था। साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इनके 3 पदों में जिसमें बीजक कबीरपंथी ग्रंथावली दादू पंथ और गांधी आदि ग्रंथ साहिब संकलित है। भाषाएं तो देखी जाए इसमें संत भाषा जो कि निर्गुण कवियों की भाषा और उलट वांसी जो कि शब्द अर्थ का अर्थ निकलता है। और सामाजिक आलोचना और असहमति इनके संदर्भ में बनी रही जो कि उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से सामाजिक रीति रिवाजों और मौजूदा मूल्यों विशेष रूप से जाति और धार्मिक हठधर्मिता की आलोचना करने वाले दोहे शामिल थे। और उनकी कविताओं में असहमति की भूमिका को राजनीतिक और नैतिक मूल्यों के रूप में दर्शाया गया और सामाजिक जीवन में परिष्कृत मूल्यों को भी बढ़ावा दे सकते हैं तो इनके अंतर्गत आता है। अब आते हैं राणा पूजा भील के बारे में। राणा पूजा भील जो है वह आपके भील जनजाति के नेता थे। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक रहे महाराणा प्रताप के समकालीन रहे। इनके प्रमुख योगदान में आता है कि उन्होंने गोरल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगलों ने आगे बढ़ने से रोका और महाराणा प्रताप ने राणा को राणा की उपाधि दी। बहादुरी और वफादारी में देखा जाए तो उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। मुगलों के आक्रमण को प्रभावी विरोध किया और उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ मजबूत में खड़े होकर महाराणा प्रताप के प्रति अटूट वफादारी दिखाई। राघोजी भांगरे के बारे में जो कि 1805 से 1848 तक रहा, जिन्होंने हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय राघोजी भांगरे की शहादत को याद किया। और इनके बारे में बात की जाए तो यही एक आदिवासी नेता थे जिनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के देवगांव नामक गांव में हुआ था। यह कोली समुदाय से संबंधित है जिनके पिता का नाम रामजीराव भागरे और प्राण के ब्रिटिश शासन का विरोध किया और बाद में ये रावजी भागरे सेलुलर जेल में इनको फांसी दी गई। अब आते हैं आपके भगवान बिरसा मुंडा के बारे में।
कि स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। चलिए तो जान लेते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। इनका जन्म जो है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में खूंटी जिले के उली हातू में मुंडा जनजाति में हुआ और इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके योगदान को संदर्भ में देखा जाए तो उन्होंने धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए बिरसाई नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की, जो कि प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया, शराब से दूर रहने और ईश्वर में आस्था रखने पर बल दिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के शोषण के लिए खिलाफ उलगुलान यानी कि महान विद्रोह नामक आंदोलन शुरुआत की और यह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया, जिसके तहत जनजातीय लोगों में गैर जनजातीय लोगों की भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया। इनकी विरासत जो रही है, इनकी जयंती में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। न्याय और अनुकूलनशीलता के संदर्भ में बात की जाए तो वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने समुदाय की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों और शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के नेतृत्व का असाधारण साहस का प्रदान किया। अब नेक्स्ट आते हैं नारायण मल्हार राव जोशी, जो कि एनएम जोशी, जिनका समय काल 1889 से 1955 रहा। हाल ही में नारायण राव जोशी की जयंती मनाई गई। इनके बारे में जाने कि ये महाराष्ट्र के जन्म एक ट्रेड यूनिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी रहे। इन्हें 1919 में पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किया तथा यह 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन की इसमें स्थापना की गई। तो इसके संदर्भ में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट श्री तारकदास, जो कि 15 जून 1884 से दिसंबर 1958 तक रहे। इनको 15 जून को श्री तारकदास की जयंती मनाई गई। यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में हुआ इनका जन्म हुआ तथा ये पत्रकार, शिक्षक, लोकोपकारी व्यक्ति और क्रांतिकारी रहे थे। इनके योगदान को देखा जाए तो इन्होंने 1903 में एक क्रांतिकारी संगठन उन्मूलन समिति में शामिल हुए और इन्होंने कोलकाता में सत्येंद्र चंद्र बोस और प्राणनाथ मित्रा के द्वारा यह समिति को शुरू किया गया। इन्होंने 1913 में गदर आंदोलन में शामिल हुए। 1917 में इन्होंने भारत जर्मन षड्यंत्र मामले में इन्हें फंसाया गया था। अब आते हैं रास बिहारी बोस, जो कि इन्हें इनकी जयंती पर 25 मई को याद किया गया। रास बिहारी बोस का जो जन्म रहा है वह पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ और ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में अत्यधिक प्रभावित हुए। वह मोतीलाल राय के नेतृत्व में संचालित क्रांतिकारियों के समूह युगांतर में सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने पंजाब और संयुक्त प्रांत और बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया और वे दिल्ली षड्यंत्र केस में 1912 में सम्मिलित हुए। देशभक्ति और एकता के संदर्भ में बात की जाए तो इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता, क्रांतिकारी गतिविधियों में भागीदारी और आजाद हिंद फौज के गठन और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के इस पर जरिए स्पष्ट किया और उन्होंने क्रांतिकारियों के बीच क्षेत्रीय विभाजन के प्रभावी तरीके से कम कर दिया और साथ ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की साझा के लक्ष्य को समूहों को एकता और सहयोग बार भी बल दिया है। इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में, जिन्हें हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई। चलिए तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। युवावस्था में ही वे आर्य समाज के युवा संघ में शामिल हो गए और स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे। मैनपुरी षड्यंत्र 1918 में हुआ था। उन्होंने मुकदमा चलाया गया इसके तहत और इन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किताबों का वितरण किया था और उन पर मुकदमा चलाया था। इस षड्यंत्र में उन्होंने देशवासियों को उनके नाम संदेश शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें कविता को मैनपुरी की प्रतिज्ञा के रूप में वितरित किया गया था। और 1924 में सचिन नासान्याल बिस्मिल, रासफाक उल्ला खां और योगेश चंद्र चटर्जी से मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और काकोरी कांड को भी अंजाम देने वाले ये मुख्य क्रांतिकारी रहे। इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनकी नैतिकता के संदर्भ में बात की जाए तो ये नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्पी थे। इन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ आवाज को मजबूत करने के लिए युवाओं को संगठित किया। उनकी संघर्ष करने की क्षमता को आकार देने के लिए संगठन की स्थापना की। उन्होंने न केवल अंग्रेजों से वह हथियार लूटने की बेहद जोखिमपूर्ण साजिश में भाग लिया, बल्कि उन्होंने अत्यधिक यातना और जान से मारने की धमकियों को आगे न झुकते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। इनके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं सुकुमार सेन, जो कि हाल ही में इनके जीवन पर एक बायोपिक बनाने की घोषणा की गई है। सुकुमार सेन जो रहे हैं वह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, जिन्होंने 1950 से 1958 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य भी किया और यह सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर 2 लोकसभा चुनाव, जो कि 1952 ने 1957 में और राज्यों की विधानसभाएं इन्होंने आयोजित की। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। पद्म विभूषण 1954 में दिया गया। सत्यनिष्ठा और नवाचार के संदर्भ में बात की जाए तो इन्होंने भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन सुनिश्चित किया। पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कायम रहा। इनके अंतर्गत आते हैं।
अब आते हैं सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो रही है, वह 25 जून को सुचेता कृपलानी की जयंती पर देशवासियों ने उन्हें याद किया। वे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत में किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। वे 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। चलिए तो जानते हैं सुचेता कृपलानी के बारे में, जिनका जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ। वो एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने 15 प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक थी जो संविधान सभा की संविधान की प्रारूप समिति का हिस्सा थी। प्रमुख योगदान में देखा जाए तो वह 1940 में स्थापित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संस्थापक सदस्य थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने भूमिगत होकर कार्य किया। उन्होंने कई राहत गतिविधियों में भी भाग लिया, जैसे उदाहरण के लिए 1934 में बिहार में भूकंप, 1946 में नोआखाली दंगे आदि आते हैं। इनकी व्यक्तित्व के बारे में देखा जाए तो ये अनुकूलनशीलता और सहानुभूति है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और गिरफ्तारी से बचते हुए भारत की स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्प रही। भूकंप और दंगों के दौरान राहत गतिविधियों में अपनी भागीदारी के जरिए गरीब गहरी करुणा का भाव प्रदर्शित किया। आपदाओं से प्रभावित होकर लोगों को प्राथमिकता दी। अब आते हैं आपके लक्ष्मण सतपथी, जो कि हाल ही में लक्ष्मण सतपथी की जयंती बनाई गई और इनका जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में सोनपुर रियासत यानी कि वर्तमान उड़ीसा में हुआ। सोनपुर प्रजामंडल आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे और इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में आवाहन करते हुए प्रेरित किया और इन्होंने इनके भाई राम सतपथी से सोनपुर रियासत के शासक के रूप में खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने इनकी भूमिगत गतिविधियां शुरू की और इन गतिविधियों में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गंभीर रूप से लिया जाता है और इनकी प्रजामंडल में नेताओं के साथ मिलकर सोनपुर के उड़ीसा में विलय, जो कि जनवरी 1948 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता रही, जिन्होंने सोनपुर प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व करके भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन किया और भारत की स्वतंत्रता और एकता के लिए प्रयास किया। तो ये लक्ष्मण सतपथी के बारे में रहा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो मैगजीन है वो फिनिश होता है। इस मैगजीन के फिनिश फिनिश आपके चैप्टर भी फिनिश होता है और टॉपिक सब कुछ, ये जून का जो करंट अफेयर है वो आपका ओवरऑल कंप्लीट होता है। अब आता है कि आपका इसके आगे कौन सा क्लास होगा, तो इसके आगे देखा जाए तो आपको जुलाई 2024 की मैगजीन को कंप्लीट कराया जाएगा। आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमने जो भी कोर्सेज कराए हुए हैं, यूपी स्पेशल के लिए आपकी एक परीक्षा वाड़ी कराई गई है और भी जो जो जीएस पॉइंटर कराए गए हैं और भी जितने तरीके के कोर्सेज कराए जाते हैं, तो वो वहां पर अवेलेबल आपको हो जाएंगे, उनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।